शर्मा जी की पुरानी बहू। नितिन कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। हर समय उखड़ा उखड़ा रहता था और काम से तो जैसे ही जी उचट सा गया था। ऑफिस में क्या हुआ नितिन? आजकल परेशान से रहते हो, क्या हुआ? बस क्या बताऊं यार, राशि तो हम दोनों को छोड़कर मायके बैठी है और मेरी बेटी नायरा उसको सारा दिन याद करके रोती रहती है। वो उसको बहुत याद करती है। उसे तो मैंने ये बोल रखा है कि ऑफिस के काम से बाहर गई है, पर अब काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो उसे याद आ रही है। समझ सकता हूँ मैं। क्या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? बात हो चुकी फाइनल? हाँ यार, वो बिल्कुल नहीं मान रही। वो तो नायरा को छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो साथ रहना ही नहीं चाहती। पर असल में मामला है क्या? बात बस इतनी सी है कि मैंने उसे कहा कि नायरा के होते ही हम अलग और बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर यार तू जानता ही है, मेरा हाथ टाइट चल रहा है। वो समझ ही नहीं रही है। और बड़े घर में मेरे माँ बाप भी तो साथ रह सकते हैं, पर उसे अकेला रहना है। यार वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर भाभी काफ़ी गलत कर रही हैं। हाँ पता है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। वो दोनों कॉफी पीते ये बातें कर रहे होते हैं। कॉफी खत्म होते ही वो अपना काम करने लग जाते हैं। नितिन के घर पहुंचते ही नायरा उससे लिपट जाती है। पापा, मम्मी कब आएगी? आपने कहा था ऑफिस गई हैं, अब तो इतने दिन हो गए। बेटा तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। चाय पीते पीते, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू दूसरी लड़की देख ले। नायरा इतनी छोटी है, कैसे काम चलेगा? हाँ माँ, सोच मैं भी रहा था। बस एक बार राशि से साफ बात कर लूँ, फिर देखते हैं। वैसे जो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, वो पति के लिए क्या वापस आएगी। जल्द ही राशि और नितिन अलग होने का फैसला कर लेते हैं और नितिन दूसरी लड़की देखने लगता है। नितिन को अपने ऑफिस की ही एक फ्रेंड निशा अच्छी लगती थी। वो उससे कभी कभी अपनी परेशानियां शेयर कर लेता था। वो उसको सब बताता है और निशा उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। नितिन बेटा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा घर वापस बस रहा है। अब देखो, हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो तुम्हारी माँ और मैंने यह फैसला किया है कि वो फार्म हाउस वाला घर निशा के नाम कर देते हैं और वो छोटी सी जो जमीन है वो नायरा को दे देते हैं। ये बात अब रतन शर्मा जी की पुरानी बहू राशि के कानों में पड़ती है। क्या? फार्म हाउस, जमीन, ये सब है उनके पास? मेरे सामने तो ऐसे गरीबों की तरह रहते थे, अब ये कहां से आ गया? और क्या, दूसरी शादी की प्लानिंग चल रही है? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेगा? मुझसे डिवोर्स तो हुआ नहीं है। भाई, मेरे ऑफिस में बातें चल रही हैं। नितिन की सोसाइटी का दोस्त मेरे ऑफिस में काम करता है, वही बता रहा था अपने दोस्तों को बातों बातों में, वही सुना मैंने। अरे इनको तो मैं सही करूंगी। जब मैं थी तब तो ना ये फार्म हाउस की बात हुई, ना कोई जमीन की। अब ये सब कहां से आ गया? भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हरिद्वार में भी कोई जगह खरीद ली है। अब तेरे सास ससुर वहीं रहेंगे। ये सब सुनकर जैसे राशि को पछतावा और आश्चर्य दोनों हो रहा था कि वो घर छोड़कर क्यों आई। वो वापस जाने का और उनसे बात करने का फैसला करती है और एक दिन नितिन के ऑफिस पहुंच जाती है। तुम अब क्या लेने आई हो? क्या लेने आई हो मतलब? मैं गई ही कब थी? ये सब मेरा ही तो है। सब मतलब? क्यों? ये फार्म हाउस, जमीन, जब मैं थी तब तो कुछ था नहीं तुम्हारे पास। अब दूसरी शादी का प्लान भी बन गया और ये सब कहां से आ गया? अच्छा, तो सब पता करके आई हो? हाँ तो मेरा हक किसी और को दोगे तो पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। कौन सा हक तुम्हारा? घर को घर का भी समझा है तुमने? अब ऐसा है रतन शर्मा जी की पुरानी बहू और नितिन शर्मा जी की पुरानी पत्नी, आपका अब कोई काम नहीं रहा, आप जा सकती हैं। राशि को उस समय समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत तो किया ही है। वो उस समय बस ये प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर आई थी। अब नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, अपने हुक्म के इक्के को तो भूल ही गई। वो नायरा कब काम आएगी? लालच में राशि बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो एक माँ है। प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का सोच रही थी। अब वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो अपनी सास के पैरों में गिरकर नाटक करने लगती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अकल पर पत्थर पड़ गए थे। सरिता समझ तो जाती है कि ये नाटक ही कर रही है। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा राशि। तुमने घर बर्बाद नितिन का किया है। नायरा कितना रोई है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है ये इस तरह माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? राशि मन ही मन, अरे ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, लगता है ससुर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो ऐसे रोने का नाटक करती हुई रतन के पास जाती है। अरे बाबूजी, अपनी बेटी से इतना नाराज हो गए क्या आप? ये क्या बात हुई? अरे बस बस, रहने दो राशि बेटा,
पहले सोचना चाहिए था ये सब। कितनी आसानी से तुम नायरा को भी छोड़ गई। हम सब तो पराए थे, वो तो तुम्हारी अपनी थी। इतनी देर में निशा और नायरा कहीं बाहर से आते हैं। नायरा बहुत ही खुश होती है, उसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। वो राशि को देखती भी नहीं है। थोड़ी देर में राशि ही उसके पास जाती है। नायरा, देखो मम्मा आ गई। तुम ये किसके साथ घूम रही हो? अब मम्मा आपको घुमाने ले जाएगी। नहीं मम्मी, अब मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं आपके लिए इतना रोई, आप आए नहीं। इतने दिन से यही आंटी घुमा रही हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राशि को कोई पछतावा नहीं होता। मन ही मन, अरे इसके भरोसे ही तो मेरी इस घर में रिटर्न पॉसिबल था। अब लगता है इसके भी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो रोने का नाटक करने लगती है। अरे तुम तो ऐसा मत करो मेरी प्यारी बेटी, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तभी नितिन आ जाता है। हाँ, सही बात है। हम देख ही रहे हैं कि तुम्हें हम सबकी कितनी फिक्र थी या है। वो समझ जाती है कि इन सब के सामने दाल नहीं गलेगी। अब उसे निशा के पास जाना पड़ेगा। वो निशा के पास जाती है। निशा, तुम तो समझो ना, तुम भी एक औरत हो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये सब तुमने अपने हाथों से किया है राशि। अच्छा खासा परिवार है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, नितिन इतना अच्छा है और नायरा भी कितनी प्यारी है। तुम तो उसको भी छोड़कर चली गई। वो कितना रोती थी तुम्हारे लिए, ये मैं और नितिन ही जानते हैं। पर फिर भी अगर नितिन बोलेंगे मुझे उनकी जिंदगी से जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। तुम उनसे ही बात कर लो। राशि समझ चुकी होती है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसने अपना घर बिना कारण बर्बाद कर लिया है। वो अब चुपचाप बिना किसी से कुछ भी कहे सबकी जिंदगी से चली जाती है। राशि मन ही मन, निशा ठीक ही कह रही थी। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी सबके साथ रहना। मैं आराम से एडजस्ट कर सकती थी, पर अब कोई फायदा नहीं। अब मुझे इनकी जिंदगी से चले जाना चाहिए और इन सबको खुश रहने देना चाहिए। बौनी बहू की रसोई। अनीता अपने ससुराल में अपने देवर आलोक से बहस कर रही थी। देवर जी, पहले आपने मेरी बहन रिया से शादी के लिए हाँ कहा और अब कहते हैं कि आप उस बौनी साक्षी से शादी करोगे। भाभी, मैंने इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहा था। आप सबने ही रिया के साथ मेरा रिश्ता जबरदस्ती तय किया है। आलोक बेटा, रिया बिटिया में खराबी ही क्या है? रिया बिटिया कितनी सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, अच्छे घर की है। ये सुनकर आलोक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। आलोक के घर में उसकी माँ सुजाता, भाई भाभी अजीत और अनीता थे। आलोक की भाभी ने अपनी शादी के दूसरे ही दिन आलोक और रिया के रिश्ते की बात घर में रखी थी। घर में सब इस रिश्ते के लिए राजी थे, बस आलोक को छोड़कर। अनीता बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है। माँ जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर देवर जी की शादी मेरी बहन रिया से नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अनीता अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये आलोक पागल तो नहीं हो गया ना? अरे कहाँ मिलेगी आलोक को रिया जैसे सुंदर संस्कारी लड़की? पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, जब देखो तब कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। शाम का समय आलोक एक साक्षी नाम की बौनी लड़की के साथ अपने घर आता है। साक्षी की हाइट 4 फुट 2 इंच थी। साक्षी वरमाला पहने दुल्हन के अवतार में थी। ये देखकर सुजाता और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या किया तूने आलोक? इस बच्ची की तरह दिखने वाली लड़की से शादी कर ली तूने? माँ, जब आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। क्या मिला इस बौनी साक्षी से शादी करके आपको? ऐसा लग रहा है आप दुल्हन नहीं कोई खिलौना लेकर आए हैं अपने साथ। अरे बच्चे भी इसे देखकर हंसते हैं। भाभी, साक्षी मेरी पत्नी है, अब उसके बारे में ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों ना करें? अरे अकल के दुश्मन, पहाड़ जैसा ऊंचा पूरा होकर इस बौनी लड़की से शादी कर ली तूने। तुम दोनों कहीं से भी पति पत्नी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है तू उसका बाप है और ये तेरी बेटी। तभी साक्षी आकर सुजाता के पैर छूती है। ए हट यहां से, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की। गरीब साक्षी के लिए अपने ससुराल में जगह बनाना आसान नहीं था। उसे यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए बहुत से इम्तिहान देने हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना है। क्या साक्षी ये सब कर पाएगी? माँ, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब हमें साक्षी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करना ही होगा। आलोक, बड़ा शौक था ना तुझे इस बौनी साक्षी से शादी करने का। अब देख बेटा, कैसे लोग तेरा मजाक बनाते हैं, कैसे हंसते हैं तुझ पर। सब अपने अपने कमरे में चले गए। आलोक अपनी बौनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सवेरे, अनीता बहू, जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे मुझे। अपनी उस नई बहू से कहिए ना माँ जी, वो बना देगी आपके लिए चाय।
वो कहाँ से बना पाएगी, इतनी सी तो है। पता नहीं घर का काम भी आता है या नहीं उसे। इतने में साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है। ओ महारानी, सुबह हो गई तुम्हारी या थोड़ा और सोने का इरादा है? नहीं जेठानी जी, मैं तो सवेरे के 5 बजे से ही उठ गई थी। मैंने घर की सफाई की, बाहर आंगन में पौधों को पानी डाला, फिर घर के टॉयलेट और बाथरूम को भी साफ किया। कितने गंदे हो चुके थे वो। क्या इतना सब कर लिया तूने? हाँ माँ जी, अपनी माँ के घर पर भी मैं सवेरे 5 बजे ही उठ जाती थी और घर का सारा काम कर लेती थी। रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय ले आती हूँ। चाय आती भी है बनानी तुझे या नहीं? हाँ जेठानी जी, आती है ना। साक्षी रसोई में आती है, उसके पीछे अनीता भी आती है। इधर घर, बाथरूम, टॉयलेट को देखकर सुजाता हक्का बक्का रह जाती है। ये छोटा पटाखा तो बड़ा ही काम का निकला। घर और बाथरूम तो ऐसे साफ किए हैं इसने जैसे अभी नए हो। इधर साक्षी रसोई में आती है। अब गैस साक्षी की हाइट से ऊपर रखा हुआ था, उसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था गैस पर। क्या देवरानी जी, हाथ नहीं पहुंच रहा है गैस पर? जेठानी जी, मुझे ऊपर गैस के ओटे पर चढ़ा दीजिए ना। अनीता जैसे ही साक्षी को गोद में लेती है, वो जानबूझकर साक्षी को नीचे फेंक देती है। आह, ये क्या किया आपने जेठानी जी? आपने मुझे इतनी जोर से नीचे गिरा दिया। ओ माफ करना साक्षी, तेरा वजन मुझसे संभाला ही नहीं गया। अनीता साक्षी को उठाती है। साक्षी, तू ना बाहर चूल्हे पर जाकर चाय बना, यहाँ गैस पर तो तेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। अपनी जेठानी की बात सुनकर बौनी साक्षी घर के बाहर आती है और धूप में ही चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। इधर अनीता घर में थी, बड़ी होशियारी दिखा रही थी ना सवेरे 5 बजे से उठकर। अब देख बौनी साक्षी, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। थोड़े समय बाद साक्षी चाय लेकर घर में आती है और सब चाय पीने लगते हैं। सुजाता और अजीत जैसे ही चाय का पहला घूंट लेते हैं। वाह साक्षी बहू, इतनी अच्छी चाय बनाती है तू। अरे ऐसी प्यारी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। वाह साक्षी वाह, भाई चाय हो तो तुम्हारी हाथ की। क्या लाजवाब चाय बनाई है तूने। मन तो कर रहा है पूरा पतीला भरकर चाय पी जाऊं। सीख अनीता, अपनी देवरानी से कुछ सीख। एक ये चाय बनाती है और एक तू बरसों से हमें पिला रही है। चाय के नाम पर काला पानी, जिसमें ना चीनी का मजा रहता था ना दूध का। इतनी सी है ये साक्षी, फिर भी देख घर के काम कैसे हवा की तरह करती है ये। और एक तू है, सवेरे उठने के बाद पहले चाय होना, नाश्ता होना, फिर जाकर काम करती है। अपनी बौनी देवरानी की तारीफ सुनकर अनीता मन ही मन बहुत जलने लगती है। उसके बाद साक्षी घर के काम के साथ साथ खाना भी बड़ा ही स्वादिष्ट बनाने लगी। बौनी साक्षी के हाथों का खाना खाने के बाद घर का हर सदस्य अपनी उंगलियां तक चाट जाता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। साक्षी ने कुछ ही दिनों में पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। हर किसी की जुबान पर बस साक्षी की तारीफ थी। ये सब देखकर अनीता गुस्से में लाल पीली होने लगती है। एक दिन साक्षी घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वहां अनीता आती है। इस बौनी साक्षी ने तो इस घर में मेरी वैल्यू ही जीरो कर दी है। हर कोई इसके कारण मुझे बात बात पर ताने दे रहा है। बड़ा शौक है ना इससे अच्छा बनने का, अब दिखाती हूँ मैं इसे। अनीता चुपके से साक्षी के पीछे जाती है और साक्षी को जैसे ही धक्का देने लगती है, तभी साक्षी वहां से हट जाती है और अनीता सीधे छत के बाहर लटक जाती है। आह, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, माँ बचाओ मुझे। अनीता की रोती चीखती आवाज सुनकर बौनी साक्षी अनीता के पास जाती है। अरे बाप रे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे लटक गई? मैं अभी आपको बचाती हूँ जेठानी जी, हाथ मत छोड़ना। अनीता घर की छत से आधी लटक कर अपना हाथ अनीता को देती है और जैसे तैसे अनीता को ऊपर खींच लेती है। साक्षी अनीता के पीछे ही खड़ी थी। तभी साक्षी को गलती से अनीता का धक्का लग जाता है और बेचारी साक्षी सीधे छत से नीचे गिर जाती है। ये देखकर अनीता और सब साक्षी को हॉस्पिटल ले आते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद साक्षी के दोनों पैरों की जान हमेशा के लिए जा चुकी थी और वो जीवन भर के लिए विकलांग कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। कुछ दिन बाद, मुझे माफ कर दे साक्षी, तेरी इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूं। उस दिन मैं तुझे घर की छत से धकेलना चाहती थी, पर मैं ही वहां गिरकर लटक गई थी। उतने पर तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई और बाद में मेरा ही धक्का लगने के कारण तू ऊपर से नीचे गिर गई। तूने मुझे बचाया और मैंने तुझे इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दिया। मुझे माफ कर दे साक्षी, मुझे माफ कर दे। अनीता की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। कोई बात नहीं जेठानी जी, मेरे साथ जो होना था सो हो गया।
अब उस बात को दिल पर मत लीजिए। देखा अनीता बहू, इसे कहते हैं इंसानियत। तूने साक्षी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसकी इंसानियत देख। वाह साक्षी बहू वाह, सच में तूने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अच्छाई आज भी जीवित है। तू चिंता मत कर साक्षी, डॉक्टर भले ही कह दे कि अब तेरे पैर किसी काम के नहीं है, पर मैं तेरा इलाज अमेरिका ले जाकर करवाऊंगी। फिर देखना, बहुत जल्दी तू अपने पैरों पर चल पाएगी। उसके बाद अनीता के दिल से साक्षी के लिए मैल हमेशा के लिए निकल गया और वो साक्षी की खूब सेवा करने लगी और अपने पिता के पैसों से साक्षी को अमेरिका ले जाकर उसका इलाज कराने लगी। जिसके बाद कुछ ही महीनों में साक्षी ठीक हो जाती है और सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बसर करने लगते हैं।